देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत भी है जिसने मेरे साथ रूबरू किया था। मैंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि मुझे एक दिन ऐसी प्रेत ताकतों से सामना करना पड़ेगा जिनके बारे में लोग सिर्फ बातें करते हैं। मेरा नाम रजनीश है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मुझे आज भी जहाँ तक याद है तो उस दिन ठंडी ठंडी हवाओं ने अपने आतंक से मेरे गर्म शरीर को कपकपा दिया था। आसमान में सफ़ेद बादलों की जगह काले और घने आकार के बादल मंडरा रहे थे जो आने वाले भयानक तूफान का संकेत दे रहे थे। उस समय शाम के करीब 6 बजे हुए थे और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था क्योंकि आज बाहर हवाओं के आतंक ने बाहर ही नहीं निकलने दिया। सब कुछ एकदम सही सलामत था, मगर फिर अचानक ही दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका कहना था कि उसके पेट में काफ़ी ज़ोरों का दर्द है, जिस कारण मेरी मॉम ने उसे काफ़ी काढ़े भी पिलाए लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके पेट का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तभी मेरी मम्मी मुझे दिनेश को डॉक्टर के पास ले जाने का आश्वासन देने लगी, लेकिन उस वक्त मिट्टी हवा में उड़ रही थी। यानी कि अब तूफान ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया और हमारा घर गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ पड़ता था। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि थोड़ी देर के बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिस कारण मैं जल्दी से वापस घर के अंदर दाखिल हुआ। जो मेरा छोटा भाई था, अब उसके पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब हमें जल्दी से जल्द अस्पताल पहुंचना था। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया जिसके पास गाड़ी की सुविधा थी। उस समय मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो चुके थे, जिस वजह से मुझे अपने दोस्त को अर्जेंट कॉल करनी पड़ी। संजोग से उसने भी तुरंत ही फ़ोन उठा लिया और मैंने उसे पूरी बात बताई। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर मेरे पास पहुँच गया। धीरे धीरे रात के 8 भी बज चले थे और तब जाकर हम लोग घर से रवाना हुए। सड़क के ऊपर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और चारों ओर जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई हमारी गाड़ी अस्पताल की ओर चल पड़ी। इस वक्त हम लोग मेरे घर से गांव में पहुंच चुके थे, लेकिन अस्पताल की दूरी यहाँ से काफ़ी लंबी थी और ऊपर से उस रास्ते का खौफ भी सब में बरकरार था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में कुछ ऐसी बातों का प्रचलन था जिन बातों पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन मैंने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। मेरा दोस्त अभी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था कि इतने में ही गाड़ी के ऊपर कुछ ज़ोर से उछलने लगा, मानो कोई इंसान गाड़ी के ऊपर नाच रहा हो। मेरे उस दोस्त अजीत को भी गाड़ी के ऊपर किसी के होने का संदेह हुआ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने तुरंत ही गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से नीचे उतरकर चारों ओर का नज़ारा देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा था और हमें अस्पताल पहुँचते पहुँचते लगभग आधे घंटे का वक्त तो और लगने ही वाला था। अब अजीत को सब कुछ एकदम सही लगा तो अजीत वापस गाड़ी के अंदर पहुंच गया और फिर से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। बारिश और तूफान अभी भी लगातार अपना कहर बरपा रहे थे। उस रात हम लोग पुल पर पहुंचे ही थे कि हमें गाड़ी के सामने छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर रोए जा रहा था। उस वक्त मुझे वो छोटा सा बच्चा काफ़ी मासूम लगा, जिस वजह से हमने गाड़ी को ब्रेक लगाया और मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। लेकिन जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो अब वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैं एक बार तो चौंक सा गया। फिर मैंने उस सड़क के चारों तरफ भी देखा, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर जब मुझे उस बारिश में कोई दिखा ही नहीं तो मैं वापस आकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया और फिर मैं और अजीत तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। फिर मैंने अजीत से भी उस छोटे बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसका ध्यान उसके फ़ोन में था, लेकिन दिनेश का दर्द रुकने का भी नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब हम रेलवे ट्रैक से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक रेड सिग्नल मिल गया और जिस वजह से फाटक को बंद कर दिया गया
मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इनका अभी तक कोई हल नहीं मिल पाया। 10 मिनट रुकने के बाद जब ट्रेन गुजरी तब फाटक फिर से खुली और हम लोग भी फिर से चल दिए। उस सफ़र के अंदर अब तक हमारे साथ काफ़ी कुछ अजीब हुआ, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर मानो मेरी आंखों के सामने छप सी गई थी। उसका मासूम सा चेहरा, यही सोचते हुए हम लोग अस्पताल के अंदर पहुंच गए और फिर डॉक्टर ने दिनेश को कुछ दवाइयाँ देते हुए बताया कि यह दर्द बस कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा। और इतना सुनकर मुझे भी काफ़ी राहत मिली। फिर जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो हमें रात के करीब 9 बज चुके थे। रास्ता एकदम सुनसान पड़ा था और बारिश भी एकदम रुकी हुई थी और अब धीरे धीरे उन काले बादलों के स्थान पर चांद और तारे जगमगाते हुए नजर आए, यानी कि अब मौसम फिर से ठीक हो चुका था। और फिर हम तीनों लोग गाड़ी को लेकर वापस घर की ओर बढ़ चले। लेकिन हम 2 दोस्त एक साथ हों और इसके बावजूद कोई तफरी ना करें, भला ऐसे कैसे हो सकता था। और अब हम दोनों किसी ढाबे की तलाश कर रहे थे ताकि हम अच्छे से कोल्ड ड्रिंक पीकर वापस घर लौट सकें। और फिर हम एक स्वीट होम दुकान में दाखिल हुए और कुछ नाश्ता करने के बाद वापस गाड़ी में पहुंचे कि इतने में मम्मी का फ़ोन भी आ गया। और फिर फ़ोन उठाने के बाद मैंने मम्मी को भी सारा हालचाल बता दिया। फिर बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीतता चला गया। फिर हम वापस चल पड़े अपने घर की तरफ। बीच में एक गांव था जिसका नाम राजास था। अभी हम लोग उसी गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे कि हमारी गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। जब मैं और अजीत गाड़ी को चेक कर रहे थे तो हम ये जान ही नहीं पाए कि आखिर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम ने गाड़ी के अंदर जन्म ले लिया होगा। मैं और अजीत गाड़ी को चेक कर ही रहे थे कि इतने जोर जोर से हम दोनों को आवाज़ देने लगा। और जब हम दोनों जल्दी से उसके पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वो गाड़ी के बाहर किसी चीज़ को घूर रहा था और उसका पूरा बदन पसीने से गीला हो चुका था। मुझे तो उस समय दिनेश की हरकतें काफ़ी अजीब सी लगी। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि वो किस चीज़ से इतना घबरा चुका है। उसने अपने हाथ का इशारा पास में बनी झाड़ियों की ओर किया और जब मैंने अपनी निगाहें उस तरफ डाली तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा ही दिखा। मगर दिनेश की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो उसने किसी खौफनाक चीज़ के दर्शन कर लिए हों। मैंने ये बात अपने दोस्त अजीत को भी बताई और फिर अजीत ने मुझे जो कहा उसे सुनकर तो मैं खुद कांप उठा। दरअसल उसने बताया कि हमारे इस पूरे इलाके पर काली शक्तियाँ अपना डेरा जमा कर रखती हैं और उनकी छल कपट की ताकत एक इंसान पर भारी पड़ती हैं। उस वक्त उस घनघोर अंधेरे में इस तरह की बातें एक नॉर्मल इंसान को डरा देने के लिए काफ़ी थी। तभी अजीत ने मुझे इस वक्त गाड़ी में बैठने को कहा। भले ही हम गाड़ी को ठीक नहीं कर पाए हों, मगर अजीत ने बताया कि इस वक्त नीचे उतरना मतलब कि मौत के साथ खिलवाड़ करना था। मैं और अजीत काफ़ी देर तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। हमने दिनेश को पूछा कि तुम्हें उन झाड़ियों के पास ऐसा क्या दिखाई दिया कि तुम इस कदर डर गए। और फिर जब दिनेश थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने बताया कि कुछ देर पहले उसे उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठी हुई दिखाई देने लगी और उस औरत के 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। और फिर जब दिनेश जोर जोर से चिल्लाने लगा तो वह औरत एकदम से हवा में गायब हो गई। दिनेश की तो ये बातें सुनकर अब मुझे भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो अब मैं भी किसी बड़े से खतरे में फंसने वाला हूँ। फिर मैं और मेरा दोस्त अजीत हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और मैं और मेरा फ्रेंड दिनेश पीछे वाली सीट के ऊपर। हम दोनों इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक इस सड़क के ऊपर गाड़ी की दोनों हेडलाइट के बीचों बीच एक औरत आराम से चलते हुए हमें दिखाई पड़ी, जिसने काले काले कपड़े पहन रखे थे और उसका शरीर देखने में काफ़ी अजीब और डरावना भी लग रहा था। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और उस औरत ने एक बार हमारी गाड़ी की ओर भी देखा। दरअसल उसके देखने का नज़ारा भी डरा देने वाला था, लेकिन हम लोगों ने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली और अपनी गर्दन को नीचे झुकाए ही रखा। और जैसे ही वह औरत उस सड़क से गुजरी तो वहाँ का माहौल मानो किसी सुनसान इलाके के रूप में डूब गया। चारों तरफ और भी ज़्यादा खामोशी छा गई थी। और तभी हमारी गाड़ी के करीब से एक बाइक वाला गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हमारे शरीर के रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब उस बाइक वाले के पीछे हमने उस औरत को बैठी देखा।
और उस बाइक के ऊपर जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसका हाल भी बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह ही हमें दिखाई दे रहा था। हमें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये वही औरत है जो इस सड़क के ऊपर से गुजरने वाले हर व्यक्ति को दखल देती है। अभी ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अभी अभी जो बाइक हमारी गाड़ी के करीब से गुजरी थी, अचानक वह वापस पीछे की तरफ घूम गई और फिर हमारी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। और इस बार तो उस बाइक के ऊपर कोई मौजूद ही नहीं था। उसके बावजूद भी वह बाइक अपने आप ही हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस वक्त हम गाड़ी के अंदर थे, जिस कारण हम लोग अपने आप को सेफ फील कर रहे थे। वो बाइक एक बार फिर हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई, लेकिन उस बाइक के पीछे पीछे जिस नज़ारे को हमने देखा उसे देखकर हम तीनों लोगों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि हमने देखा कि उस बाइक के पीछे की तरफ से आने वाली उस बुढ़िया के हाथों में हम तीनों की कटी हुई मुंडियाँ थी। और फिर मैंने अपने दोस्त अजीत की तरफ देखा तो उसका भी सर उसके धड़ पर मौजूद नहीं था। उस वक्त हमारा रिएक्शन काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर मुझे अजीत की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रहा था, यह बस एक छलावा है, इसके जाल में मत फंस जाना और सभी अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर लेट जाओ। हमने वही किया जो अजीत ने बताया। हम लगातार 20 मिनट तक सीट के ऊपर ही लेटे रहे और फिर उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि गाड़ी का माहौल अब एकदम नॉर्मल था। अब मुझे अजीत का चेहरा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन आज पूरी रात मैं और मेरा दोस्त, साथ ही में मेरा छोटा भाई दिनेश, हम तीनों गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तब जाकर हमारी गाड़ी पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। फिर हम वहाँ से निकल गए और उस दिन के बाद मुझे समझ में आया कि हमें कभी भी किसी सुनसान इलाके से गुजरते वक्त देर रात नहीं करनी चाहिए, वरना क्या पता किस दिन हमें अपनी मौत से भी मुलाकात करनी पड़ जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।